जय हिंद। चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं कि जीडीपी क्या होता है और जीडीपी को कैसे निकाला जाता है और कैसे पता चलता है कि किसकी जीडीपी कितनी % बढ़ रही है और इंडिया जीडीपी के मामले में कहां पर खड़ा है। और जीडीपी के बाद आता है एनडीपी भी आती है, जीएनपी आता है, एनएनपी आता है। ये सब चीज़ें क्या होती हैं और इकोनॉमिक्स पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है और चाइना जो है वो जीडीपी में कितने नंबर पर और इंडिया जीडीपी में कितने नंबर पर। अगर हम जीडीपी की बात करें तो हम लोग 6वें 7वें नंबर पर आते हैं, लेकिन पीपीपी के मामले पे हम तीसरे नंबर पर चले जाते हैं। तो इसमें क्या अंतर है इसे समझते हैं हम लोग। पहले तो आप जीडीपी की परिभाषा समझिए। जीडीपी में 4 चीजों का ही ध्यान रखा जाता है। सबसे पहला होता है राजनीतिक सीमा, यानी आपको अपने सीमा में रह के ही आपको जीडीपी निकालना है। जैसे कोई चीज अगर राजस्थान में बन रही है तो उसे आप मध्य प्रदेश के जीडीपी में शामिल नहीं कर सकते हैं, वो राजस्थान के ही जीडीपी में जाएगी। वैसे ही अगर कोई चीज इंडिया में बन रही है तो उसे आप चाइना की जीडीपी में नहीं शामिल कर सकते हैं। जैसे चाइना की कोई कंपनी, मान लीजिए क्यूकी नाम की एक कंपनी है क्यू, तो वो इंडिया में आके घड़ी बना रही है, सपोज की यहाँ पे, तो वो घड़ी इंडिया में बन रहा है, भले चाइना की कंपनी बना रही है, तो वो इंडिया की जीडीपी में आएगा। तो जो भी जीडीपी होती है वो एक राजनीतिक सीमा के अंडर में ही आती है जीडीपी, और 1 साल के लिए अमूमन जीडीपी को निकाला जाता है। इसमें 2 जगह आदमी फंसता है, वस्तु एवं सेवाओं को शामिल किया जाता है और उनका अंतिम मूल्य शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले हम अंतिम मूल्य समझते हैं, किसी चीज के अंतिम मूल्य क्या होता है, फिर वस्तु और सेवा समझेंगे, फिर राजनीतिक सीमा समझेंगे। अंतिम मूल्य उसे कहते हैं, ये लास्ट कॉस्ट जो होता है, लास्ट प्राइस, जो जिसका हम पैसे देते हैं। कोई भी चीज कई कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, जिसे हम पहली, दूसरी या तीसरी चीज कहते हैं, लेकिन लास्ट जिसका हम पेमेंट देते हैं उसे हम अंतिम मूल्य कहते हैं। जैसे आप कोई लैपटॉप खरीदते हैं तो लैपटॉप ऐसे थोड़ी हो जाता है। इस लैपटॉप के अंदर सबसे मेन चीज जो होता है, इसका प्रोसेसर होता है, कितना फास्ट काम करेगा। अब ज्यादातर लैपटॉप्स में आपको इंटेल कंपनी का एक प्रोसेसर मिलेगा। तो आप बताइए, क्या आप प्रोसेसर खरीदने जाते हैं? आप तो लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदने जाते हैं, लेकिन उसमें प्रोसेसर है, तो ये पहली वस्तु है। अब इसमें आपको विंडोज सॉफ्टवेयर मिलेगा। अब विंडोज किसका है? ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। प्रोसेसर इंटेल कंपनी का है और लैपटॉप आपका मान लीजिए डेल कंपनी का है। तो आप जाते हैं खरीदने, तो आप इसका फाइनल पेमेंट देते हैं, अंतिम वस्तु का। डेल ये थोड़ी कहती कि भैया तुम 10,000 प्रोसेसर का दे दो, 2,000 विंडोज का दे दो, अब बाकी हमको दे दो। वो सारा का सारा चीज इसमें इंक्लूड रहता है। इसी को हम कहते हैं अंतिम वस्तु। तो ये हो गया पहली, ये हो गया दूसरी, ये हो गया अंतिम। इसको और एग्जांपल में समझिए कि कोई भी बिल्डिंग वगैरह बनता है तो उसमें ईंटा लगता है, सीमेंट लगती है, मजदूरी लगती है, छड़ लगता है, बहुत सी चीजें लगता है। इन सब को मिलाकर एक बिल्डिंग बनती है। आप कोई बिल्डिंग या फ्लैट खरीदने जाते हैं तो आपसे लास्ट कॉस्ट बताया जाता है, अंतिम मूल्य बोला जाता है कि इतना हमको, मान लीजिए कि 50 लाख का हमको एक घर ये है, इसका रेट। इसमें अलग अलग वस्तु का रेट शामिल नहीं होता। वो थोड़ी कहेगा कि इसमें 2 लाख का ईंटा लगा है, आप कहिएगा भाई साहब थोड़ा 2 लाख कम कर दिए, तो कहेगा ठीक है ईंटा निकाल देते हैं, बाकी बिल्डिंग तुम्हारी हो जाएगी, सीमेंट निकाल देते हैं। ये सब नहीं होता है, उसमें हर एक चीज को इंक्लूड किया जाता है। तो हमेशा जो जीडीपी काउंट किया जाता है वो अंतिम वस्तु पर काउंट किया जाता है। जैसे आप एकदम छोटा एग्जाम्पल समझिए कि समोसा, तो समोसा में ना आपका उसमें आलू का चोखा भरेगा, उसमें कुछ मसाला वगैरह डालेगा, मैदा में उसको लपेटेगा, फिर तेल में फ्राई करेगा, तब ना समोसा होगा। समोसा जाते हैं खरीदने तो क्या कहता है कि 1 रुपया मैदा का, 2 रुपया आलू का, 8 आना तेल का, उसमें जो चटनी दिए उसका, मिर्चा उसका, ये सब अलग अलग काउंट करता है। कभी नहीं करेगा आपसे 7-8 रुपया लेगा, कहेगा कि भैया ये एक समोसा का अंतिम मूल्य है। तो कभी भी हम पेमेंट किसके बदले देते हैं? क्या पहली वस्तु का पेमेंट देते हैं? ना दूसरी वस्तु का देते हैं। हम पेमेंट देते हैं अंतिम वस्तु का पेमेंट देते हैं। कहीं भी हमको पेमेंट करना होता है अंतिम वस्तु का। तो जीडीपी का जो अंतिम वस्तु है आप समझ गए। अब समझते हैं वस्तु और सेवा किसे कहा जाता है। देखिए वस्तु उसे कहते हैं कि जब पैसे के बदले हमें कोई सामान मिलता है जिसे हम छू के देख सकते हैं, उसे वस्तु कहते हैं। और पैसे के बदले जब हमें कोई सामान ना मिले तो हम उसे कहते हैं सेवा। जैसे आप हमसे पढ़ने आते हैं तो पैसा दे के क्लास में बैठते हैं और पढ़ के चले जाते हैं, आपको हाथ में उठाकर ले जाने के लिए कोई सामान नहीं मिलता है, सीधे दिमाग में चला गया, तो उसे कहते हैं सेवा। तो जब कभी पेमेंट के बदले कुछ ना मिले बल्कि आपको फील हो कि नहीं हमें मिल गया, तो उसे कहते हैं सेवा। और अगर सामान मिल गया तो उसे हम क्या कहते हैं? वस्तु। जैसे आप होटल में खाना खाने जाते हैं तो जो मैनेजर को पैसे देते हैं वो आप पैसे उस वस्तु के बदले दिए जो उसने आपको खाने के लिए दिया, लेकिन जो वेटर को टिप देते हैं 10-20 रुपए, वो क्या है? वो सेवा के बदले दिए कि वेटर आपको ले आके रखा, नहीं तो खुद जाके आपको ले आना पड़ता। तो वो हो गई आपकी सेवा।
इंडिया में अलग अलग टाइप की वस्तुओं का निर्माण होता है, जैसे कार वगैरह का निर्माण हो गया, इलेक्ट्रिक सामानों का निर्माण हो गया, बिजली घर, कोयला, सीमेंट फैक्ट्री हो गया, मोबाइल बनते हैं, कैमरा बनता है, हर एक चीज के बनते हैं सब। आपके बिल्डिंग इक्विपमेंट में कुदारी, मान लीजिए करनी, बसूले, सब चीज बनते हैं सब यहाँ पे। ये जितनी चीजें बन रही है, जैसे हॉस्पिटल इक्विपमेंट हो गया, उसका ऑक्सीजन सिलेंडर बनेगा, आपका बेड बनता है, वेंटिलेटर बनता है, लाइट्स बनते हैं, ये आपका जो खेती के इक्विपमेंट होते हैं ये भी कहीं ना कहीं फैक्ट्री में बन रहे होते हैं सब। ये दूध बन रहा होता है, कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, ये सब जितनी चीजें हैं ये सब क्या है सब भाई, ये गुड्स है, सब सामान है जिसका उत्पादन इंडिया में हो रहा है। जैसे कपड़ा का उत्पादन हो गया, खेलने वाली चीजों का उत्पादन हो गया, ये सब क्या चीज आ जाते हैं, सब गुड्स हो जाते हैं सब। अब हिंदुस्तान में करोड़ों चीजें बनती हैं सब, इसका ही हिसाब रख लेना जीडीपी कहलाता है। तो जीडीपी में हम केवल वस्तु को तो शामिल करते हैं, साथ ही साथ हम सेवाओं को भी शामिल कर देते हैं। सेवा में देखेंगे तो जितना भी ट्रांसपोर्ट है वो सेवा तो करता है, पैसा लेता है, हमें कुछ देता थोड़ी है। एयर इंडिया के जहाज में बैठेंगे तो क्या जहाजिया दे देगा आपको, दिल्ली से उठा के आपको लखनऊ छोड़ देगा कि पूरा जहाज दे देगा आपको। ट्रेन हो गया, बस हो गया, कोई भी ट्रांसपोर्ट हो गया, वो क्या है, सेवा है, पैसा लेके बदले में हमें यहाँ से वहाँ पहुँचा देता है। बैंकिंग, LIC क्या है, सेवा है। स्कूल, कोचिंग, ये सब की सब क्या है, सब सर्विस सेक्टर है, सब सेवा का चीज हो गया आपका। जितने भी टेलीकॉम कंपनी है, जियो है, आप कहते हैं हेलो तो आपको क्या पहुंचा देता है यहाँ से वहाँ, केवल आपकी आवाज़ को पहुंचा देता है और आपके काम को आसान कर देता है। हालांकि हम सेक्टर्स पे एक अलग भी वीडियो बनाए हैं कि कितने सेक्टर्स के इंडस्ट्री होते हैं, तो ये भी सेवा सेक्टर होता है। ब्यूटी पार्लर में भी देखते हैं ना, यहाँ पे कोई चमगादड़ घुसती है, परी बन के निकल जाती है, तो ये क्या करता है, सेवा बन कर देता है उसका, एकदम बढ़िया से उसका कलर वलर बदल देता है, खूब मेकअप वेकअप करके। सैलून भी क्या है, वो सेवा है। जिम भी क्या है, सेवा है। तो जीडीपी में आप अंतिम वस्तु समझ गए, हमें किस चीज का प्राइस जोड़ना है, अंतिम वस्तु का, और किस किस चीज का। तो वस्तु और सेवा का अब आप सोचिए कि अकेले जियो कितना करोड़ कमाया, एयरटेल कितना कमाया, अमूल दूध वाला, सुधा दूध वाला, सोनी कंपनी वाला, अब बताइए कितनी कंपनियां हैं, वो कितना पैसा कमा रही होंगी। उन सारे के सारे को जोड़िएगा तो आपका क्या आएगा, इंडिया की जीडीपी निकलती है। अभी और कुछ है जीडीपी में, आप समझते हैं राजनीतिक सीमा, एक साल तो समझ में आ ही गया होगा कि साल किसे कहा जाता है। राजनीतिक सीमा क्या होता है, देखिए ये जो नक्शा दिख रहा है ये हमारा भौगोलिक सीमा है, भूगोल के हिसाब से। लेकिन इकोनॉमिक्स इस भूगोल के सीमा से भी बड़े सीमा को मानता है, वो कहता है हमको पॉलिटिकली बाउंड्री चाहिए, राजनीतिक सीमा। जैसे कोई यहाँ पर मछली पकड़ने चला आया तो ये इसकी राजनीतिक सीमा है। मान लीजिए यहाँ से कोई पेट्रोल निकाल रहा है, मछली पकड़ने वाला क्या हो गया, राजनीतिक सीमा। कोई यहाँ समुद्र से पेट्रोल निकाल रहा है तो ये हमारे भौगोलिक सीमा में नहीं है, लेकिन हमारे राजनीतिक सीमा की वजह से भी ये हमारी ही जीडीपी में आएगा। अब जैसे एयर इंडिया का जहाज है, अब वो इंडिया से गया, किसी को दुबई छोड़ के आया, तो इंडिया तो क्रॉस करके दुबई चला गया, तो आप कहेंगे कि आप बताए थे सर जीडीपी में हमारी अपनी सीमा होनी चाहिए। तो भौगोलिक सीमा नहीं, राजनीतिक सीमा। वो भले दुबई गया है, दिल्ली से गया है दुबई, लेकिन उस पर राजनीतिक रूप से भारत का अधिकार है। तो एयर इंडिया की सारी इनकम किस में आ जाएगी, जीडीपी में। हमारे जो दूतावास है, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान में है, इंग्लैंड में, वो दूतावास, और वो दूतावास वहां पर किसी का काम करता है। जैसे मान लीजिए किसी का पासपोर्ट खत्म हो गया तो वहां पे फीस देगा ना कि भैया मेरा पासपोर्ट का डेट खत्म हो गया, आप बना दीजिए। तो वो जो फीस होती है एम्बेसी की, दूतावास की, वो हमारे भौगोलिक सीमा में नहीं है, लेकिन राजनीतिक सीमा में वो भी चली आती है। तो ये चारों चीज अगर याद हो गया तब हम आगे बढ़ते हैं जीडीपी समझाने के लिए। ये तो बेसिक चीज हो गया। तो जीडीपी में क्या रखते हैं, राजनीतिक सीमा के अंतर्गत एक साल में उत्पादित होने वाली सभी गुड्स यानी वस्तु एवं सर्विस यानी सेवाओं का अंतिम मूल्य को आप शामिल कर लेते हैं तो उसी को जीडीपी कहते हैं। मोदी जी ने कहा है ना कि हमें अपनी जीडीपी को 5 ट्रिलियन बनाना है। हालांकि अभी हम लोग 2.8 मतलब लगभग 3 ट्रिलियन पे हम लोग हैं, हमें जाना कहाँ है, 5 ट्रिलियन पर जाना है। अब जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब होता है सकल, सकल का मतलब है टोटल, टोटल मतलब समझ गए आगे, टोटल कितना आपने उत्पादित किया। तो ग्रॉस डोमेस्टिक मतलब अपने घर में यानी अपने देश अपनी सीमा के अंतर्गत आपने कितना उत्पादन किया, इसी को कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। यानी टोटल आपके घर में कितना उत्पादन हुआ उसी को हम क्या कहेंगे, जीडीपी। सपोज कर लीजिए ये हमारा इंडिया है, एक रफली हम ऐसे समझा दिए। यहाँ पर हमारी इंडिया की कई कंपनियां मिलकर, हम एक ही कंपनी को अभी कंसीडर करते हैं ताकि कैलकुलेशन में आसान हो। टाटा कंपनी ने मान लिया कि 100 रुपये का माल बनाया यहाँ पर,
और LG कंपनी जो विदेश की कंपनी है, इसने यहाँ पर 50 रुपये का माल बनाया, तो हमारी जो GDP हो गई वो कितनी हो गई, 150 रुपये हो गई। और मान लिया कि इंडिया का एक आदमी है जिसका नाम है रमेश, ये रमेश नाम का व्यक्ति सऊदी अरब में काम करने गया है, वहां जाके ये 10 रुपया कमा लिया। तो आप कहेंगे कि सर GDP कितनी हुई, तो देखिए GDP में हम अपनी सीमा के बाहर नहीं जाते हैं, तो हमारी जो GDP हो गई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहाँ डोमेस्टिक शब्द ध्यान दीजिएगा कि घरेलू उत्पाद हमारे घर में कितना हुआ है, तो ये घरेलू उत्पाद कितना हो जाएगा, GDP हमारा 50 और ये 100 150 हो जाएगा। जबकि रमेश की आय को हम नहीं शामिल करेंगे क्योंकि वह सीमा के बाहर चला गया। भले हमारा है तो क्या हुआ, हमारी सीमा के बाहर गया, हम उसे शामिल नहीं करते हैं। तो GDP जो होता है ये अच्छा भी है और ख़राब भी है। GDP से हमें ये पता चलता है कि हमारे यहाँ किसी चीज़ का उत्पादन कितना हो रहा है। अगर GDP ज़्यादा है तो आपके यहाँ उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब आपके यहाँ लोगों को रोजगार ज़्यादा मिलेगा और सरकार को टैक्स ज़्यादा मिलेगा। और विदेशी कंपनियाँ भी इसको अच्छा मानती है कि उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब वहाँ उत्पादन करने की क्षमता ज़्यादा है, तभी तो उत्पादन ज्यादा हो रहा है। क्या रेगिस्तान में कभी बागीचे का उत्पादन हो सकता है? नहीं हो सकता है। जहां हरी भरी फसल उग रही है मतलब वहां की जमीन अच्छी है। तो GDP अच्छा मतलब आपका देश अच्छा, और GDP चौपट मतलब आपका देश का चौपट होना फिक्स है। लेकिन GDP का मतलब ये हरगिज नहीं कि ये सारा का सारा पैसा आपको आने वाला है। ये अलग बात है कि LG कंपनी हमें रोजगार देगी, LG कंपनी भारत सरकार को टैक्स देगी, लेकिन LG कंपनी अपना टोटल मुनाफा अपने देश में लेके जाएगी। और ये रमेश जो है ये 10 रुपया भले भारत के बाहर कमा रहा है, लेकिन ये भारत को भेजेगा। तो GDP जो है वो ग्रॉस यानी टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्ट को दिखा रहा है, आपके घरेलू उत्पाद को दिखा रहा है, लेकिन ये आपके अपने प्रोडक्ट को नहीं दिखा रहा होता है। लेकिन अगर हम आपको कह दें कि ये GDP आपके नेशनल प्रोडक्ट है, आपका राष्ट्रीय उत्पाद है, तो गलत है। ये राष्ट्रीय उत्पाद नहीं है, ये हमारे घरेलू एरिया में उत्पादित हो रहा है, लेकिन 100% ये हमारा नहीं है। इससे यही दिखता है कि सरकार को टैक्स ज़्यादा मिलेगा, रोजगार होगा और उस देश का उत्पादन क्षमता बढ़ेगा। इसे देखकर विदेशी कंपनियां भारत में आएंगी। तो अब बात कर लेते हैं उस पैसे का जो भारत के काम में आने वाला है, यानी जो हमारे राष्ट्र का पैसा है, नेशनल इनकम है, तो उसे कहते हैं ग्रॉस। देखिए मैथ में टोटल चीज़ों को हम टोटल कहते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में हम टोटल ना करके ग्रॉस कहते हैं। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, देखिए वो घरेलू था यानी हमारे घर में हो रहा था, और ये हमारे राष्ट्र का पैसा है, तो इसलिए इसको हम शॉर्टकट में GNP कहते हैं। अब आप ही से कहते हैं GNP यानी राष्ट्र का पैसा कैसे निकालेंगे। आप इस GDP में से, यानी जो इस बाउंड्री के अंदर है, इसमें से आप ये विदेशी वाला पैसा निकाल दीजिए और ये जो बाहर है रमेश, इसको जोड़ दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, आपका GNP बन जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि GNP बराबर जो GDP है, इसी GDP में हम रमेश के पैसे को जोड़ दें और ये LG का पैसा घटा दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, GNP मिल जाएगा। तो इसी को कहते हैं प्लस x माइनस वाई। यहाँ हम x किसको मान लिए हैं, रमेश के पैसा को x मान लिए हैं, और जो LG का पैसा उसे हम y मान लिए हैं। तो इसे को कहते हैं हम GNP। यहाँ GNP कितना हो गया भाई, तो आप देखिए GDP यहाँ पर ये 100 रुपया हमारा क्या है, टाटा का, इंडिया का ही, और रमेश वाला 10 जोड़ दीजिए, 110 हमारा क्या हो जाएगा, GNP। तो एक आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि एक अपना देख लीजिए, एक बाहर वाला देख लीजिए। और नहीं, अगर आप फॉर्मूला के हिसाब से निकालेंगे तो पहले GDP निकालिए, फिर इसमें रमेश वाला जोड़ के इसको घटाइए, आंसर तो सेम आने वाला है। तो यहाँ देखिए, आपको यहाँ लिख देते हैं GDP कितना आया है, 150। अब इसमें प्लस करते हैं रमेश का इनकम, रमेश का इनकम यानी x 10 रुपया है, माइनस करते हैं हम यहाँ LG का कितना है, 50। तो ये हो गया आपका 160 माइनस 50 कितना आ गया, 110। तो ये 110 रुपया हमारा GNP हो गया। अब आप बताइए, हमारा GDP ज्यादा दिख रहा था, लेकिन जो हमारे काम लायक था GNP वो तो कम हो गया। तो अमूमन जो देखा जाता है वो GDP बड़ा होता है और GNP छोटा होता है। लेकिन एक अर्थव्यवस्था होती है, एक इकोनॉमी होती है जिसे कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी को हम कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। उसमें ना आयात हो सकता है ना निर्यात हो सकता है। तो जब आयात नहीं होगा, निर्यात नहीं होगा, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से देखिए ना
एक्स और वाई ये दोनों नहीं रहेंगे तो उस कंडीशन में जीडीपी और जीएनपी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। एक और कंडीशन है जीडीपी और जीएनपी के बराबर होने का, वो क्या है कि जितनी मात्रा में मान लीजिए एलजी ने कमाया उतनी ही मात्रा में अगर सुरेश भी कमा ले तो भी जीडीपी जीएनपी के बराबर हो जाएगा। यानी बंद अर्थव्यवस्था में या निर्यात और आयात यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर हो जाने की स्थिति में जीएनपी और एनएनपी बराबर हो जाते हैं। अभी जो कंडीशन देख रहे हैं इसमें जीडीपी ज्यादा है और जीएनपी कम है, इसका मतलब है कि विदेश वाला आपके यहाँ घुस के ज्यादा कमा ले रहा है। देखिए अगर जीएनपी घट गया तो इसका मतलब ये हुआ कि विदेश वाला आपके यहाँ से कमा के ज्यादा चला गया, इसलिए जीएनपी घट गया है। जीएनपी को ज्यादा रहना चाहिए अगर आपको ज्यादा फायदा चाहिए तब, लेकिन ऐसा नहीं है, जीडीपी से भी फायदा होता है हम लोग को टैक्स जो मिल जाते होते हैं। तो जीडीपी और जीएनपी आप समझ में आ गया। जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, आप बताएंगे जो जियो है, रिलायंस जियो, ये जो जितनी चीज सर्विस का जो उत्पादन कर रहा है वो किस में जाएगा, वो इधर से तो जीडीपी में जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ वो जीएनपी में भी आएगा क्योंकि वो इंडिया का नेशनल चीज है। लेकिन अगर आप वोडाफोन की बात करेंगे तो वोडाफोन हमारे जीडीपी में जाएगा लेकिन वो हमारे जीएनपी में नहीं आएगा। तो जीडीपी जीएनपी में आप खुद से डिसाइड कीजिएगा कि कौन सी कंपनी जीडीपी में तो जितनी कंपनी आप इंडिया में देख रहे हैं सब आएगी, लेकिन उसमें से आप छांटिए जो इंडियन होंगी वो कहां चली आएंगी, सब जीएनपी में आ जाएंगी सब। अब इसमें एक नया चीज आता है, आप जीडीपी में देखेंगे तो इससे भी आता है कि एनडीपी, और जीएनपी में देखेंगे तो इसमें भी आता है एनएनपी, यानी दोनों चीजों के पहला अक्षर जी को हटा के वहां एन लगा दिया जाता है, यानी नेट पर वैल्यू क्या होती है। तो देखिए नेट किसको कहा जाता है, जैसे मान लिया कि हमने किसी चीज का उत्पादन किया, जैसे एलईडी बल्ब का उत्पादन किया, 10 एलईडी बल्ब का उत्पादन किया, लेकिन उसमें से एक एलईडी बल्ब फ्यूज निकल गया और एक एलईडी बल्ब कहीं गिर कर टूट गया, यानी दो मेरा बर्बाद हो गया, तो इसे हम डिप्रेसिएशन कहते हैं। तो दो ठो जो बर्बाद हो गया ये हमारा जो ग्रॉस प्रोडक्शन था, टोटल उत्पादन था, वो तो था 10 एलईडी बल्ब का, लेकिन टूट फूट हो गया 2 ठो का, तो नेट प्रोडक्ट नहीं है। अब हमको नेट मेरी वैल्यू आएगी केवल 8 एलईडी बल्ब के बराबर। देखिए अब नेट वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे यहां जीडीपी है तो ये ग्रॉस वैल्यू है यानी टोटल है, नेट वैल्यू नहीं है। नेट निकालने के लिए जी हटा के वहां एन लिखना पड़ेगा। तो एनडीपी क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहां मान लीजिए कि टाटा ने बनाया था यहां पे आपका 100 रुपए का सामान और एलजी ने बनाया था 50 रुपए का, टोटल आपकी जीडीपी हुई थी 150 रुपए की, और पता चला इसमें 10 रुपए का सामान टूट फूट गया। तो आप यहां पे इसमें से 10 रुपया माइनस करिएगा तो आपकी टोटल एनडीपी कितनी हो गई, 10 रुपये आपको माइनस करना पड़ेगा डी की वैल्यू। तो जीडीपी थी आपकी 150, 10 रुपए का सामान टूट गया, आपकी एनडीपी कितनी हो गई भाई, आपकी एनडीपी हो गई 140 रुपए की। अब इसमें से भी देखिएगा तो ऐसा भी तो हो सकता है कि टाटा का 8 रुपए का सामान टूटा होगा और एलजी के 2 रुपए का सामान में टूट फूट या मशीनों में घिसावट आई होगी, तो टोटल हमने डी की वैल्यू कितनी लगाई थी, 10 रुपए। तो यहां पे आप बताइए जीडीपी तो 150 था, लेकिन एनडीपी जो टूट फूट निकालने के बाद नेट वैल्यू आया था, यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट को बोलते हैं शुद्ध, वो कितना आ गया 140। और अगर हम यहीं इधर कह दे कि नहीं इधर भी बताइए जीएनपी में भी टूट फूट निकाल कर नेट वैल्यू निकालिए, तो नेट वैल्यू में हम क्या करते हैं, मूल्य ह्रास घटा देते हैं यानी डिप्रेसिएशन। अब आप बताइए इसमें क्या किए थे कि हमने जीडीपी में से हमने किसको निकाल दिया था, जीएनपी कैसे निकाला जाता है, टोटल अपना वाला यानी टाटा वाला निकाल दीजिए और रमेश वाला। अब देखिए टाटा का यहां पर इनकम कितना था भाई साहब, 100 रुपए, तो टाटा का था 100 और रमेश का कितना था 10, तो टोटल हमारा जीएनपी कितना आ गया 110। लेकिन रमेश वाले में तो किसी भी प्रकार का मूल्य ह्रास यानी डिप्रेसिएशन टूट फूट नहीं हुआ, लेकिन टाटा का सामान कितना का टूट गया था 8 रुपए का। तो फिर यहां पर डी की वैल्यू कितनी आ गई है 8, तो यहां जीएनपी कितना है 110 और 8 टूट फूट है, यानी यहां पर कितना आ गया आपका जीएनपी 102 रुपए आ गए यहां पर। तो ये मूल्य ह्रास यानी डिप्रेसिएशन अगर आप घटा देते हैं तो उसे हम शुद्ध वैल्यू या नेट वैल्यू कहते हैं। ये दोनों में शुद्ध वैल्यू निकाला जाता है, जीडीपी साइड से भी और जीएनपी साइड से भी निकाला जाता है। दोनों के लिए फॉर्मूला एक कि टूट फूट घटाइए। यहां हमने 10 रुपये टूट फूट को घटाया क्योंकि 2 रुपये के टूट फूट एलजी में हुआ था और टाटा में हुआ था, लेकिन यहां हम केवल 8 रुपये ही घटाए क्योंकि जीएनपी यानी नेशनल प्रोडक्ट में हम तो एलजी वाले को शामिल ही नहीं
किए तो उसके टूट फूट को क्यों शामिल करेंगे। तो आप ये समझ गए कि कितने टाइप के होते हैं। यहाँ 4 चीज आप समझे, जीडीपी, जीएनपी, और दोनों का शुद्ध वैल्यू यानी एनडीपी और एनएनपी को आप समझे, चारों टाइप को। अगर आप भारत की जीडीपी की बात करेंगे तो ट्रिलियम में होगा। ट्रिलियम कैसे, देखिए ध्यान से, अंग्रेज जो इंग्लिश पद्धति होती है, हम लोग तो 2 जीरो को फॉलो करते हैं, वो लोग 000 को फॉलो करते हैं। यानी 3 ठो अगर जीरो आप बना दिए यहाँ पर तो आप समझिए कि ये 1000 वैल्यू है 3 जीरो पर। 3 जीरो और लिखिए तो ये 1000 के बाद एक ही बार किस में चला जाता है, मिलियन में। और 3 जीरो कर दीजिएगा तो ये चला जाएगा बिलियन में। और 3 जीरो कर दीजिएगा तो ये चला जाएगा ट्रिलियम में। तो ये ट्रिलियम होता है, इतना ही। अब हमको अपनी जीडीपी कितनी करनी है भाई, तो हमको जीडीपी करनी है 5 ट्रिलियम करनी है, 5 ट्रिलियम। तो 5 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी करने में अभी बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो अभी यहाँ देखिए हम लोग की जो जीडीपी आगे अटकी है वो 6वें या 7वें स्थान पर रहती है, क्योंकि दोनों में ज्यादा का अंतर नहीं है। हमसे थोड़ा सा नीचे है फ्रांस, कभी फ्रांस आगे चला जाता है तो कभी हम पीछे चले जाते हैं। अभी फ्रांस हमसे थोड़ा सा आगे निकल गया है जीडीपी के मामले में। अब उसके कई रीजन थे जो जीडीपी में आगे निकल गया। देखिए इस जीडीपी में हम लोग का जो यहाँ पे जीडीपी आपको दिख रहा है लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर की। तो ये जो जीडीपी में आप भी बताइए, जितने चीजों का आप यूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बनी होगी और जीडीपी में जुड़ गया होगा, उसकी वैल्यू जुड़ गई होगी। अगर अभी ये बात करेंगे तो हम जिस बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं ये भी उत्पादन हुआ होगा, ये भी जीडीपी में आया है। कैमरा भी जीडीपी में, हमारा कपड़ा भी जीडीपी, माइक भी जीडीपी में, हर चीज तो जीडीपी में जुड़ा होगा ना कहीं से। हर चीज जीडीपी में जुड़ा होता है। हम मुंह धुल रहे हैं जो फेस वॉश से, वो भी तो जीडीपी में आएगा। तो वो सबको जोड़े हुए तो इतना आया होगा। हमारी जो जीडीपी थी वो 5वें नंबर पे पहुंच गई थी, एकदम समझिए ब्रिटेन को पीछे करते हुए। लेकिन कुछ गलत स्टेप हो गया, किस वजह से, कि हम लोगों ने जो नोटबंदी किया, तो वो नोटबंदी का जो एक सपना था कि हम लोग बहुत ज़्यादा करप्शन कम हो जाएगा, काला धन आ जाएगा, वो पूरा नहीं हो पाया। और इस नोटबंदी का नतीजा ये हुआ कि जितने भी एमएसएमई उद्योग थे, इस एमएसएमई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर हमसे कोई कहे कि भारत को बर्बाद कैसे करना है तो एमएसएमई को बर्बाद कर दो, और भारत को आबाद कैसे करना है तो एमएसएमई को आबाद कर दो। इसलिए मोदी जी भी सुने होंगे, अभी हाल ही में निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई के लिए अलग से घोषणा किया था। तो ये एमएसएमई छोटे व्यापार को कहा जाता है, जिसमें छोटे मोटे उद्योग आते हैं, जैसे कहीं कलम बन रहा है, कॉपी बन रहा है, आइसक्रीम, कुरकुरे, ये सब मास्क बन रहा है, छोटे मोटे कपड़े का उद्योग है। आप ज्यादातर एमएसएमईज का ही यूज करते हैं। जितने छोटे मोटे चीज होते हैं वो एमएसएमईज इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं इस माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। इसका सेपरेट वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसको आप जरूर देखिएगा एमएसएमईज को। तो नोटबंदी की वजह से ये एमएसएमई उद्योग पूरी तरह से बर्बाद हो गए, क्योंकि ये ज्यादातर बिजनेस कैश में करते थे। और जैसे नोटबंदी हुआ था नवंबर में, तो 4-5 महीने तक पूरी तरह कैश की कमी आ गई थी। अब ये लोग जैसे अपने को थोड़ा बहुत सुधारते बेचारे एमएसएमई ने, कि तब तक ठोक दिया लोगों ने जीएसटी। और जीएसटी की जो 4 प्रकार है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी, ये अभी भी गवर्नमेंट अच्छे से समझाई ही नहीं है। और गवर्नमेंट जिन्हें समझाने के लिए भेजती है, पता नहीं कैसे कैसे टीचर भेज देती है कि जीएसटी नहीं समझा पाते। मामूली चीज है जीएसटी, हमारे हिसाब से 15 मिनट में जीएसटी उसको भी समझ में आ जाएगा जो 80 साल की उम्र का है और जीवन में कभी स्कूल नहीं गया है। तो वो जीएसटी एकदम नॉर्मल चीज है, समझाने का तरीका होना चाहिए। तो जीडीपी का हम आपको, जैसे जीडीपी खत्म होगा हम आपको जीएसटी के बारे में बताएंगे। तो एमएसएमई तो नोटबंदी का मार झेल ही रहे थे, तब तक जीएसटी आ गया, उनकी और कमर तोड़ के रख दिया। इस वजह से हमारा बहुत बड़ा उद्योग गिर गया और हमारी जीडीपी धड़धड़ाते गई। और ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो गवर्नमेंट ने थोड़ी सी लापरवाही कर दी, तो हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर गिर गया। एक्चुअली जो था, इंजन की जो कैटेगरी होती है, जैसे BS4 के बाद एक ही बार BS6 आ रहा है। BS का मतलब होता है भारत स्टेज। तो जितनी भी स्टेज आगे बढ़ते हैं तो उस इंजन से धुआं बहुत कम निकलता है, वो बहुत अच्छे क्वालिटी के इंजन होते हैं। जैसे BS3 में ज्यादा धुआं निकलता था, BS4 में कम निकलता है, BS6 में और कम निकलेगा। तो गवर्नमेंट ने पहले ही अनाउंस कर दिया कि हम BS6 लाने वाले हैं। तो लोग ना कार खरीदना ही छोड़ दिए, कहें कि अब एक ही बार BS4 क्या खरीदेंगे, BS6 खरीदेंगे। उस पे से गवर्नमेंट ने भी अनाउंस कर दिया था 2 साल पहले कि हम क्या है, इलेक्ट्रिक कार को ले आने वाले हैं। तो लोग ने इंतजार करने लगा, छोड़ो यार डीजल पेट्रोल वाला, इलेक्ट्रिक वाला ही लेंगे। भाई आपको लाना है, आप अचानक लाइएगा ना, पहले ही हल्ला क्यों कर देते हैं, इनका रोजगार चला जाता है। तो हमारा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर था वो बैठ गया। और ऑटोमोबाइल सेक्टर बैठेगा, उत्पादन रुकेगा, तो उत्पादन की ही तो गणना क्या कहलाती है, सकल घरेलू
घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्रोडक्शन रुकेगा तो प्रोडक्ट रुक जाएगा, तो आपकी जीडीपी गिर जाएगी। तो 2-4 वजह से जीडीपी गिर गई। दूसरा, हमारी जो करेंसी है फ्लॉट करती रहती है, एकदम फ्लॉटिंग करेंसी है, जबकि इंडिया की जो करेंसी होनी चाहिए उसे क्रॉलिंग पे करना चाहिए था, वरना डॉलर और रुपया इतना ज्यादा फ्लक्चुएट होता है जिस वजह से हमारी जीडीपी पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ये तो आप समझे कि जीडीपी होता क्या है, लेकिन जीडीपी को निकाला कैसे जाता है। तो आप जीडीपी को निकालने का तरीका देखेंगे तो 5 तरीका मिलेगा आपको। एक हो गया आपका कि नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, फिर रियल जीडीपी क्या होती है, तो ये हो गया आपका 2 तरीका। अब रियल जीडीपी के बाद आपको एक पीपीपी जीडीपी मिलेगी। अगर आप पीपीपी जीडीपी की बात करेंगे, परचेजिंग पावर पैरिटी, तो हम तीसरे नंबर पे चले जाते हैं। अब उसके बाद जीडीपी को मार्केट प्राइस पे निकालना है कि फैक्टर कॉस्ट पर निकालना है, ये जीडीपी होती है। और इन सब में सबसे बड़ा वैल्यू कर देता है आपका, अगर आप पीपीपी को कंसीडर करेंगे तो इंडिया की करेंसी और डॉलर की करेंसी में क्या मतलब रिलेशन है। हमने फ्री फ्लोटिंग पर छोड़ दिया है, जबकि वियतनाम की तरह अगर हम लोग क्रॉलिंग पे करते तो हम लोग भी चाइना की तरह आज हम मैन्युफैक्चरिंग हब हो सकते थे। तो ये कैसे डॉलर और रुपया को कैसे बैलेंस करना होता है, क्यों है आगे पीछे घट जाता है, सेंसेक्स और निफ्टी शेयर बाजार कैसे घट बढ़ जाते हैं, तो ये जीडीपी का जो निकालने की 5 तरीके हैं ये भी समझना है। तो अभी आप समझ गए कि जीडीपी क्या है और जीएनपी क्या है और एनडीपी और एनएनपी क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सब चीजों के बारे में समझा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।